हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई जनरेशन। आज हम लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट 2 के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस किया था और उसके बारे में डिटेल में बात की थी। आज के वीडियो में हम लोग ब्रेन के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो वीडियो है ये आपके सारे एग्जाम्स में हेल्प करने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा मेन पार्ट होता है। मस्तिष्क सिर की खोपड़ी, ब्रेन जो होता है वो स्कल में के अंदर होता है। खोपड़ी जिसको स्कल भी कहा जाता है, स्कल के भीतर मस्तिष्क यानी कि ब्रेन तथा केशुरक की हड्डियां विब्रेट में। आप ये कह सकते हो कि ब्रेन जो होता है हड्डियों के एक संरचना के अंदर होता है, जैसे कि रीढ़ की हड्डी वर्टेब्रेट, या फिर जिस तरह से रीढ़ की हड्डी वर्टेब्रेट यानी एक केस होता है हड्डियों का, उसके अंदर स्थित होता है। ठीक उसी तरह से ब्रेन जो होता है वो स्कल के अंदर यानी कि खोपड़ी के अंदर में स्थित होता है। ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड की 3 प्रोटेक्टिव शीट्स होती हैं जो कि टिश्यूज से बने होते हैं या फिर घिरे होते हैं। इसको मैं एक बार आपको दिखा दूं तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है जिसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये हड्डियों से बना हुआ है और इसके अंदर में स्पाइनल कॉर्ड स्थित है। ठीक इसी तरह से ये जो देख रहे हैं, ये आप ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, ये क्या है? ये एक ढांचा है जिसके अंदर में स्पाइनल कॉर्ड स्थित है। ठीक इसी तरह से ब्रेन के बारे में कहा जा रहा है। ब्रेन जो होता है ये पूरा ब्रेन है, लेकिन क्या है, ये जो ब्रेन है ये स्कल के अंदर में स्थित है। किसी इमेज में स्कल के भी बना होगा। ये पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर है जो कि किस में स्थित है? स्कल के अंदर में स्थित है। यही बात यहाँ पे कही जा रही है। तो ठीक है, आगे बात करते हैं। ब्रेन जो होता है प्रोटेक्टिव शीट्स या कुछ टिश्यूज़ होते हैं उनसे बने होते हैं, उससे घिरे होते हैं। किससे बना होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कुछ प्रोटेक्टिव 3 सुरक्षात्मक परतें प्रोटेक्टिव शीट्स जो कि टिश्यू से बने होते हैं या फिर घिरे होते हैं। ऐसे सुरक्षात्मक परतों को मेनिंग्स कहा जाता है। ये मैंने आपको स्पाइनल कॉर्ड में भी बताया था, मेनिंग्स कहा जाता है। सबसे बाहरी परत को ड्यूरा मैटर तथा सबसे जो अंदर की परत होती है वो उसे पिया मैटर कहा जाता है। सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? ड्यूरा मैटर कहा जाता है और सबसे अंदरी परत को पिया मैटर कहा जाता है। सबसे बाहरी परत काफ़ी कड़ी, मजबूत और सख्त होती है, जबकि जो सबसे अंदर की परत होती है वह मस्तिष्क के सतह से सटी होती है। मतलब जो लास्ट की लेयर होती है, 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स या शीट से बनी होती है, और जो लास्ट की लेयर होती है वो ब्रेन से क्या होती है? सटी होती है और कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से काफ़ी मुलायम होती है। तो जो सबसे पहली परत होती है यानी कि ड्यूरा मैटर, वो काफ़ी कड़ी होती है, और जो पिया मैटर होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। ड्यूरा मैटर हार्ड होता है, पिया मैटर सॉफ्ट होता है कंपैरेटिवली। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ड्यूरा मैटर और पिया मैटर के बीच में कोमल जालीनुमा मेम्ब्रेन होता है, मतलब जालीनुमा झिल्ली होती है जिसे कि मेम्ब्रेन कहा जाता है, और इसे एरेकोनॉइड कहा जाता है। ड्यूरा मैटर और पिया मैटर के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, जालीनुमा मेम्ब्रेन होती है, जिसे कि एरेकोनाइड कहा जाता है। एरेकेनोनाइड के भीतर, अरेक्नोनाइड आप कह सकते हैं, कि भीतर एक क्षेत्र, एक विशेष तरल पदार्थ होता है। मतलब एक एरिया ऐसा होता है जिसमें कुछ फ्लूइड भरा होता है, जिसे कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। देखिए, यही जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है तो पर्सन को मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। अब कौन सा मेंटल रिटार्डेशन होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, जो साफ और रंगहीन तरल होता है, मतलब इसमें कोई कलर नहीं होता, आप ये कह सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट होता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर में ब्रेन जो होता है वो तैरता रहता है। ब्रेन किसी मतलब स्कल के ऊपर, खोपड़ी के ऊपर रखा नहीं होता है। ये एक बहुत पतला सा ये जो लिक्विड है बहुत पतला होता है। मतलब जो इसकी एक पतली, ऐसा नहीं है कि ब्रेन उसमें छपक छपक करके तैर रहा है। ये ऐसा होता है कि ब्रेन में कोई झटका लगे तो उसको कैप्चर कर लिया जाए, ऑब्जर्व कर लिया जाए। यही बात यहाँ पे बता रहा है। SPF CSF के 2 कार्य होते हैं। पहला होता है मैकेनिकली मस्तिष्क के लिए शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करना। जैसा मैंने बताया
कि झटके से कभी शरीर को अगर झटका लगे तो ब्रेन कहीं रखा हुआ नहीं होता, सर के ऊपर रखा हुआ नहीं होता है, तो क्या करता है, इस लिक्विड, ये शॉक को ऑब्जर्व करता है, इस लिक्विड की वजह से ब्रेन को झटका नहीं लगता है। जैसे जैसे व्यक्ति अपना सर इधर उधर घुमाता है, मस्तिष्क यानी कि ब्रेन भी उस हिसाब से मुड़ता जाता है। यहाँ पे देखो ये चीज़ कट गई है, तो इसको मैं बता दे रही हूँ कि वैसे मुड़ता जाता है। अब देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर है ब्रेन का, जिसे आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अच्छा मैं इसको ऊपर नीचे करके दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। ये पूरा ब्रेन है, ठीक है। ये देखिए इसका यहाँ पे ये फ्रंटल लोब है, ये कॉर्पस कॉलोसम है, यहाँ पे ये थैलेमस है, यहाँ पे ये एरिया जो है हाइपोथैलेमस का है, यहाँ पे ऑप्टिक चश्मा है जो कि देखने में मदद करता है। ठीक इसी तरह से ये सेंट्रल सेलुलस है, ये वाला एरिया, ये पेरेंटल गायरस है, प्री सेंट्रल गायरस है, ये पोस्ट सेंट्रल गायरस है। 3 गायरस होते हैं। सेंट्रल सेलुलस ये वाला एरिया है, प्री सेंट्रल गायरस ये वाला एरिया है जो कि रेड कलर से है, और पोस्ट सेंट्रल गायरस ये वाला एरिया है। लिम्बिक लोब ये है, और पैरेटल लोब यहाँ पे स्थित है। पार्टियो ऑक्टिपल सेलुलस ये एरिया है। ऑक्यूपिटल लोब ये एरिया है। पीनियल ग्लैंड यहाँ पे मटरनुमा जो संरचना होती है। आगे आप कॉर्पस कॉलोसम को देख सकते हैं। कॉर्पस कॉलोसम जैसे मैंने बताया, ये वाला एरिया आपका कॉर्पस कॉलोसम का है। नीचे लिखा है कॉर्पो कोरेंगोजीनिया, ये वाला पार्ट होता है। देखिए ये सारा पार्ट ऐसे ऐसे इसको डिवाइड किया गया है, नेमिंग की गई है। इसको समझना थोड़ा सा टिपिकल लगता होगा, बट इसकी नेमिंग की गई है तो उसको आप समझ जाएंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। एडुकेट ऑफ द मिड एक्यूडक्ट ऑफ द मिड ब्रेन, ये वाला जो एरिया है एक्यूडक्ट ऑफ मिड ब्रेन। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा इसे रेड कर दूँ तो ये है एक्यूडक्ट ऑफ मिड ब्रेन, ठीक है। फोर्थ वेंट्रल यहाँ पे ये वाला एरिया है, और सेरिबेलम जो होता है ये वाला एरिया, इसको आप ऐसे देखिए, ये वाला जो एरिया है ये सेरिबेलम का है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। मेमिलरी बॉडीज़ यहाँ पे स्थित है। टेम्पोरल लोब ये वाला एरिया है, पोन्स ये वाला एरिया है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं फोर ब्रेन। इसको अब मैं आपको इमेज भी दिखाती जाऊंगी और आपको ये समझाती भी जाऊंगी, तो आपको समझने में आराम होगा। अब आगे बात करते हैं। फोर ब्रेन यह सिर के अगले हिस्से में स्थित होता है, मतलब आगे के हिस्से में। ये वाला जो फ्रंटल लोब है ये सिर का आगे का हिस्सा है। यहाँ पर इसको आप इस तरह से देखिए, ये जो आगे का हिस्सा है इधर फोर ब्रेन स्थित होता है, ठीक है। तो यही अब कह रहा है, फोर ब्रेन यह सिर के अगले हिस्से में स्थित होता है तथा थैलमस, हाइपोथैलमस और सेरिब्रम यहाँ सम्मिलित होता है। थैलमस, हाइपोथैलमस एंड सेरिब्रम। तो ये जो आगे का हिस्सा है ये पूरा हिस्सा फोर ब्रेन का, जैसे मैंने बताया, इसमें थैलमस, हाइपोथैलमस और सेरिब्रम का जो है वो इधर में आता है। ये वाला हिस्सा फोर ब्रेन में आता है, ठीक है। ये देखिए, ये फ्रंट एरिया भी हो सकता है और मिड लास्ट एरिया भी हो सकता है। तो ये फोर ब्रेन का एरिया है। मिड ब्रेन यह सिर के अगले और पिछले भाग में होता है। ये मिड ब्रेन आगे की तरफ भी होता है और पीछे की तरफ भी होता है। अगले मतलब आगे का जो भाग होता है आप सर का भाग कह सकते हैं, और पीछे का भाग कह सकते हैं आप, ये मिड ब्रेन का होता है। अब आगे बात करते हैं। किसी इमेज में ये तीनों ब्रेन भी बने होंगे। ये देखिए एरिया, यहाँ पे ये एरिया फोर ब्रेन का दिखा रहा है, और इसी में हाइपोथैलमस, थैलमस और सेरिबेलम स्थित थे। इसी तरह से मिड ब्रेन, जो कि कहा कि आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा मिल करके बनता है, ये मिड ब्रेन होता है। तो आपको ये देख के समझ में आओगे। इसी तरह से हिंड ब्रेन, जो ये पूरा एरिया है, ये पूरा जो एरिया है ये क्या है, हिंड ब्रेन का एरिया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं। हिंड ब्रेन यह सिर के पिछले हिस्से में अवस्थित होता है तथा मेड्यूला, पॉन्स, सेरिबेलम तथा, अच्छा यहाँ पे सेरिब्रम लिखा है, मैंने इसको गलत प्रोनाउंस किया इसीलिए कन्फ्यूज़न आपको लगा होगा। तो सेरिबेलम जो होता है पिछले हिस्से में, यानी कि हिंड ब्रेन में होता है। यहाँ पे मैं आपको इमेज में मैं यहाँ दिखा रही थी। तो सेरिब्रम और ये थैलमस, हाइपोथैलमस फोर ब्रेन में स्थित होता है। मिड ब्रेन जो कि आगे और पीछे का हिस्सा होता है, और हिंड ब्रेन में मेड्यूला, पॉन्स, सेरिबेलम और रेटिकुलर फॉर्मेशन पाए जाते हैं। तो आप इधर से देख सकते हैं मेड्यूला, आप इधर देखिए कहाँ गया मेड्यूला, पॉन्स तो यहाँ पे आपको दिख गया होगा।
ये वाला एरिया पॉन्स का है, सेरिबेलम भी दिख गया होगा। अब मेड्यूला यहीं पे कहीं होगा, तो मेड्यूला कहाँ गया? लिम्बिक सिस्टम के अंदर में मेड्यूला आता है, तो यहीं पे मेड्यूला, ये वाला जो लिम्बिक सिस्टम है ना, यहीं पे मेड्यूला होगा। तो ये सारा जो है हिंड ब्रेन का एरिया है, ठीक है। मैंने नीचे के भी इस स्ट्रक्चर में भी आपको दिखाया है। तो ये जो एरिया है ये हिंड ब्रेन का एरिया है, ये वाला एरिया मिड ब्रेन का एरिया है, और ऊपर का ये जो एरिया है जो कि आगे की तरफ स्थित रहता है, ये फोर ब्रेन का एरिया है। अब फिर आगे बात करते हैं। कुछ विशेषज्ञों ने अंतिम दो प्रकार के मस्तिष्क को एक साथ मिलाकर के ब्रेन स्टेम की संज्ञा दी है। इस तरह से इन विशेषज्ञों के अनुसार मस्तिष्क के दो भाग होते हैं। देखो, ये कहने का मतलब यहाँ पे है कि कुछ लोग जो ब्रेन के दो स्ट्रक्चर हैं उनको मिलाकर के ब्रेन स्टेम कहा है, और इसके आधार पे ब्रेन स्टेम को के मतलब ब्रेन स्टेम के आधार पे ब्रेन के क्या होते हैं? दो भाग होते हैं। ह्यूमन ब्रेन जो कि इवोल्यूशन क्रम विकास इवोल्यूशन जो भिन्न भिन्न समय से हुए की कसौटी क्राइटेरिया के आधार पे विशेषज्ञों ने इसे तीन भागों में बांटा। इवोल्यूशन मतलब कि पहले हम आदि मानव थे, उसके बाद आदि मानव के कई स्वरूप में परिवर्तन हुआ, धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ, और लास्ट जो निएंडरथल मानव था, होमोसेपियंस था। इस तरह से मानव का ब्रेन का जो विकास हुआ क्रमिक विकास हुआ। तो इस इवोल्यूशन के आधार पे इसको तीन क्राइटेरिया के आधार पे ब्रेन को डिवाइड किया गया। देखिए यहाँ पे दिया है सेंट्रल कोर, इसको समझ लेते हैं। सेंट्रल कोर, उसके बाद लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इन तीन के आधार पे इसको डिवाइड किया गया। देखिए ये जो इमेजेस हैं, इन इमेजेस से आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये देखिए, ये हिंड ब्रेन का स्ट्रक्चर है जिसमें कि फोर ब्रेन, अभी तो मुझे लगता है आपको समझ में अब तक आ गया होगा। ये आगे का जो हिस्सा है ये फोर ब्रेन का हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये मिड ब्रेन का, और इधर जो नीचे का हिस्सा होता है वो हिंड ब्रेन का हिस्सा होता है। अब यहाँ पे थैलेमस इस जगह पे होता है, सुपीरियर ये वाला इमेज थोड़ी उतनी अच्छी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ये वाली इमेज, ये वाली जो मतलब इमेज है, इससे समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे लिखा है कि सेंट्रल कोर। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल कोर के बारे में। इसमें मध्य मस्तिष्क का मतलब मिड ब्रेन और हेड ब्रेन में आने वाले भागों को रखा जाता है। किसके अंदर? सेंट्रल कोर के अंदर। तो कौन कौन से पार्ट्स आते हैं मिड ब्रेन और हेड ब्रेन में? हिंड ब्रेन होता है, हिड ब्रेन नहीं होता है, हिंड ब्रेन। चूँकि मेरा प्रोनाउंसिएशन ऐसा निकल रहा है क्योंकि हिंड ब्रेन है, ठीक है। मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन, ठीक है। तो सेंट्रल कोर में कौन कौन से पार्ट्स को रखा गया है? सेरिबेलम, पोन्स, मेड्यूला, रेटिकुलर फॉर्मेशन, मध्य मस्तिष्क मतलब मिड ब्रेन में रखा गया रेटिकुलर फॉर्मेशन को, और एंड ब्रेन में रखा गया सेरिबेलम, पोन्स और मेड्यूला। सेंट्रल कोर में मूलतः ब्रेन स्टेम के हिस्सों को रखा गया है। इसके अलावा फ्लोर ब्रेन के भी कुछ भागों को रखा गया है, जैसे कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस को भी इसमें सम्मिलित किया गया। किसमें? सेंट्रल कोर में। फिर से समझ लीजिए, सेंट्रल कोर में मिड ब्रेन के सेरिबेलम, पोन्स और मेड्यूला को रखा गया है। हिंड ब्रेन के सेरिबेलम में पोन्स और मेड्यूला को रखा गया है। मिड ब्रेन के रेटिकुलर फॉर्मेशन को रखा गया है, और इसके साथ ही साथ फोर ब्रेन के थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस को भी रखा गया है। किसमें? सेंट्रल कोर में। अब नेक्स्ट बात करते हैं। ये देखिए फोर ब्रेन के स्ट्रक्चर्स हैं, अच्छे से अब आप इसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि लिम्बिक सिस्टम के अंदर ही मेड्यूला, पोन्स, सेरिबेलम आते हैं, तो यहाँ पे लिम्बिक सिस्टम के बारे में पूरा अच्छे से दिया हुआ है। अब बात करते हैं लिम्बिक सिस्टम के बारे में। लिम्बिक सिस्टम, इस तंत्र को विशेषज्ञों ने मानव मस्तिष्क की इवोल्यूशन में सबसे बाद में पहचाना, मतलब इसको लास्ट में आइडेंटिफाई किया गया कि इस सिस्टम को लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है। सेंट्रल कोर के चारों तरफ छोटी छोटी कई विशेष संरचनाएं होती हैं, स्ट्रक्चर होता है, जिसे कि लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है। अब एक बार आप इसको लिम्बिक सिस्टम को फिर से अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। कहाँ है लिम्बिक सिस्टम? लिम्बिक सिस्टम यहाँ से अगर आप देखें तो इस एरिया से लिम्बिक सिस्टम शुरू होता है। ये है थैलेमस, ये है हाइपोथैलेमस, यहाँ पे है एमिगडाला, और यहाँ पे है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस का रोल किस चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप ये कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो लिम्बिक सिस्टम में को लास्ट में पहचाना। अब बात करते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर की। इसे सेरिब्रम भी कहा जाता है।
सेरेबल हेमिस्फीयर को दो भागों यानी बाएं और दाएं गोलार्ध, दो गोलार्धों में बांटा गया है। इन दोनों गोलार्धों को एक साथ मिलाकर सेरेब्रम कहा जाता है। इसकी ऊपरी सतह को सेरेब्रल कॉर्टेक्स तथा विभाजन की पहली श्रेणी के आधार पर इसकी जो भी कसौटी पर यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इसकी ऊपरी सतह जो होती है इसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। और डिवीजन की ये पहली श्रेणी होती है, पहली इकाई होती है जो कि स्थिति की कसौटी पर की गई है। मतलब स्थिति की कसौटी पे कहने का मतलब है कि इसका जो स्थान होता है उसके आधार पे इसका डिवीज़न किया गया है। किसका? सेरेब्रल कॉर्टेक्स का। और जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर सेरेब्रल की पहली जो श्रेणी होती है उसका डिवीज़न किया गया है। इसकी सबसे ऊपरी सतह को सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। और सेरेब्रल हेमिस्फीयर फोर ब्रेन का भी एक भाग होता है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पूरा डिवीज़न अच्छे से किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ब्रेन है, इसी से जुड़ा हुआ स्पाइनल कॉर्ड है, ये है गैंग्लियन इस जगह पे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यहाँ से स्टार्ट होता है जो कि बता रहा है, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये जो नर्व्स हैं ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आप ये कह सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, और बाकी जो एरिया है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दिखा रहा है। पोस्ट अब यहाँ पे देखिए इसको अच्छे से डिवाइड किया गया है, ये इमेज आपको क्लियर कर रही होगी। यहाँ पे फ्रंटल लोब है, ये यहाँ पे फ्रंटल लोब है, ये पैरेटल लोब है, ये टेम्पोरल लोब है। अच्छा ये यहीं पे आ रहा है तो थोड़ा सा ऐसे अब आपको दिख रहा होगा। ये फ्रंटल लोब है ये एरिया, ये पैरेटल लोब है या पेरेंटल लोब कह सकते हैं। ऑक्सीपिटल लोब, ये वाला एरिया ऑक्सीपिटल लोब का है, और ये वाला जो पूरा एरिया है ये टेम्पोरल लोब का है। इसको देखिए 4 कलरिंग की गई ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। फ्रंटल लोब हमारा आगे का एरिया होता है, पेरेंटल लोब जो बीच का एरिया होता है, सर के बीच का एरिया। जैसे इस इमेज में अगर आप देखें तो इस तरह से आपको समझ में, ये वाला जो हम, क्योंकि यहाँ पे देखिए समझ में आ रहा होगा चेहरे के हिसाब से, तो फ्रंटल लोब ये वाला एरिया होता है, ये पेनिटल लोब है ये वाला एरिया, यहाँ पे आपका ऑक्टिपल लोब आता है, और ये वाला जो एरिया होता है जिसे कि कनपट्टी कहा जाता है ये होता है आपका टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रेन का पूरा डिवीज़न किया गया अच्छे से। इन्फीरियर टेम्पोरल गायरस, साइक्लिन साइलेलस, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, इस तरह से करके यहाँ पे पूरा इसका डिवीज़न किया गया है। 4 ब्रेन मुझे लगता है अब तक समझ में आ गया होगा। ये मिड ब्रेन है, यहाँ पे पॉन्स, मिड ब्रेन और पॉन्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मेड्यूला ये वाला एरिया होता है। हिंड ब्रेन इधर में स्थित है जिसमें सेरेबेलम पाया जाता है, और यहाँ स्पाइनल कॉर्ड है। मुझे लगता है इन इमेजेस से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। न्यूरो साइंटिस्ट ने ब्रेन को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसे कि हम माइलेनसेफलॉन, मेटेनसेफलॉन, मेसेनसेफलॉन, डायनसेफलॉन और टेलेनसेफलॉन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं माइलेनसेफलॉन के बारे में। माइलेनसेफलॉन जो होता है ये ब्रेन का सबसे पहला डिवीज़न होता है, सबसे पहला विभाजन है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड तक एक विस्तृत रूप होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड का एक विस्तृत रूप, कहने का मतलब है कि एक ओरिजिनल या फिर फैला हुआ स्वरूप होता है किसका? स्पाइनल कॉर्ड का। इसे मेड्यूला ऑब्लिंगाटा भी कहा जाता है, मेड्यूला ऑब्लिंगाटा भी कहा जाता है, जो कि श्वसन और हृदय की क्रियाओं आदि का संचालन करता है। मतलब सांस लेने में मदद करता है, और हमारे हार्ट से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड जो कि भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कुछ भी क्रियाएं होती हैं, उसका संचालन माइलेनसेफलॉन द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं मेटेनसेफलॉन के बारे में। मेटेनसेफलॉन ये जो मस्तिष्क का दूसरा स्तर होता है, अगला स्तर होता है, जिसमें पोन्स तथा लघु मस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम आते हैं। इस भाग का जो संबंध होता है शारीरिक गतियों में संतुलन बनाए रखने से होता है, और अगर इस भाग में किसी तरह की क्षति हो जाती है, किसी तरह की दुर्घटना हो जाती है, चोट लग जाती है, तो व्यक्ति अपनी गतियों में पर्याप्त व उचित नियंत्रण खो देगा। वो लड़खड़ा करके चलेगा, गिरते पड़ते चलेगा, या फिर वो खड़ा ही नहीं हो पाएगा, या फिर चल ही नहीं पाएगा। ऐसा ये डिपेंड करता है कि किस तरह का क्षति है, किस तरह का घाव है, किस तरह का एक्सीडेंट है। तीसरी बात करते हैं मेसेनसेफलॉन के बारे में। मेसेनसेफलॉन जो होता है इसके 2 भाग होते हैं, इसके 2 सब डिवीज़न होते हैं, जिसे कि हम टेक्टम और टेगमेंटम के नाम से जानते हैं।
टेक्टम में सर्वश्रेष्ठ कॉलिकुली या सुपीरियर कॉलिकुली जो ऊपर में होता है, और उसके नीचे क्या होता है, वो इन्फीरियर कॉलिकुली होता है। इसमें जैसे बताया गया कि दो सब डिवीज़न होते हैं जिसे कि टेक्टम और टेगमेटम कहा जाता है। टेक्टम सुपीरियर कॉलिकुली से जो ऊपर में होता है, और तथा इन्फीरियर कॉलिकुली जो नीचे में होता है पाए जाते हैं। सुपीरियर कॉलिकुली का संबंध जो होता है दृष्टि यानी देखने से संबंधित होता है, जबकि इन्फीरियर कॉलिकुली का संबंध सुनने संबंधी सूचनाओं से होता है। टेगमेटम मेसेनसेफ्लॉन का आंतरिक भाग होता है। ठीक है, इसके दो सब डिवीज़न होते हैं, टेक्टम और टेगमेंटम। तो टेक्टम में सुपीरियर और इन्फीरियर कॉलिकुली पाए जाते हैं, और टेगमेंटम जो होता है मेसेनसेफ्लॉन का आंतरिक भाग होता है। अब बात करते हैं डायनसेफ्लॉन के बारे में। डायनसेफ्लॉन मस्तिष्क का यह एक भाग होता है जो देखने में बहुत ही छोटा परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें थैलमस और हाइपोथैलमस पाए जाते हैं। थैलमस का संबंध मस्तिष्क के रिले स्टेशन से होता है, जबकि हाइपोथैलमस का संबंध इमोशन यानी सांवेगिक और मोटिवेशन संबंधित व्यवहार से होता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि हाइपोथैलमस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इमोशन और मोटिवेशन से रिलेटेड बिहेवियर को करने में। अब बात करते हैं टेलेनसेफ्लॉन के बारे में। टेलेनसेफ्लॉन जो होता है मस्तिष्क का हाईएस्ट डिवीजन होता है। इसे आप फोर ब्रेन भी कह सकते हैं, या फिर ये फोर ब्रेन ही कहा जाता है। लिम्बिक सिस्टम और सेरेब्रल कॉर्टेक्स इसका एक महत्वपूर्ण भाग होता है। लिम्बिक सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किस में, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इस इमेज के थ्रू आप ब्रेन का जो डिवीज़न है उसको अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, फोर ब्रेन के अंदर टेलेसेफ्लॉन एंड डायसेफ्लॉन आता है। मिड ब्रेन के अंदर मेरे मेसेनसेफ्लॉन आता है, और हिंड ब्रेन के अंदर मेटेनसेफ्लॉन एंड मायलिनसेफ्लॉन आता है। टेले डाय मेसेमेटेमाय माइसेफ्लॉन आता है। देखिए, ये जो जैसे मैंने अभी बोला ना टेले डाय मेसेमेटेमाय, तो ये याद रखिएगा। ये जो राइमिंग है ना, ये आपके नेट के एग्जाम में राइमिंग पूछी जाती है। ये आपको असेंडिंग डिसेंडिंग या फिर ये जो ऑर्डर है इसको आगे पीछे करके दे देता है, और आपको इसको अरेंज करना होता है। तो जैसे मैंने बोला ना, टेले मीन्स टेलेसेफ्लॉन, टेले डाय मीन्स डायसेफ्लॉन, मेसेन मीन्स मेसेनसेफ्लॉन, मेटेन मीन्स मेटेनसेफ्लॉन एंड माइसेफ्लॉन। तो जैसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन 3 डिवीज़न होता है, तो अगर आप इसको इस तरह से लर्न कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखिए आगे बात करते हैं। ऊपर के जो वर्णन है, मतलब जो भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, उसके आधार पर ब्रेन का जो डिवीज़न होता है, अगर ध्यान से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं, या फिर इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि क्राइटेरिया के आधार पे जो डिवीज़न होता है उसमें काफ़ी समानता होती है। जैसे क्राइटेरिया के आधार पे जो डिवीज़न मैंने बताया, टेलेनसेफ्लॉन, डायसेफ्लॉन, मेसेनसेफ्लॉन, तो ये जो है ना, ये क्राइटेरिया के आधार पे। तो जो ओरिजिनल डिवीज़न है लाइक फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, इसमें क्या है, काफ़ी समानता है। और कैसे समानता है, यहाँ पर इस इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, जिसमें कि टेलेनसेफ्लॉन, डायसेफ्लॉन, मेसेनसेफ्लॉन, ये सारे सेफ्लॉन पाए जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कि मेसेनसेफ्लॉन में सुपीरियर कॉलिक्यूली पाया जाता है, जो कि सुपीरियर टेक्टम और टेंगेंटम पाया जाता है। टेक्टम में सुपीरियर कॉलिक्यूली होता है जो ऊपर की तरफ होता है। इसी तरह से इन्फीरियर कॉलिक्यूली होता है जो नीचे की तरफ होता है। सुपीरियर जो कॉलिक्यूली होता है वो विजुअल होके मतलब देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन्फीरियर कॉलिक्यूली जो होता है वो सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी तरह से आप डायनसेफ्लॉन में देख सकते हैं कि थैलमस हाइपोथैलमस इसी भाग में स्थित, मतलब डायनसेफ्लॉन में स्थित होता है, और जबकि हाइपोथैलेमस व्यक्ति के इमोशन और मोटिवेशन व्यवहार को नियंत्रित करता है। इसी तरह से टेलेनसेफ्लॉन हाईएस्ट डिवीज़न होता है। इसमें इसे फोर ब्रेन भी कहा जाता है, जिसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स का प्रमुख भाग होता है। तो यही ये बात कह रहा है कि ये जो क्राइटेरिया के आधार पे जो डिवीज़न होता है उसमें काफ़ी समानता होती है, और इन दोनों में पहली कसौटी के आधार पे जो भी क्लासिफिकेशन किया गया, जो भी वर्णन किया गया, उसके अनुसार मस्तिष्क के भिन्न भिन्न हिस्सों का वर्णन हम आगे करेंगे। इसका जो कारण है यह है कि यह वर्गीकरण दूसरे वर्गीकरण की अपेक्षा अधिक स्पष्ट एवं लोकप्रिय है। अधिक स्पष्ट और लोकप्रिय कहने का मतलब है कि ये जो क्लासिफिकेशन जैसे मैंने बताया, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ये बाकी डिवीज़न के कंपैरिजन, मतलब कई साइकोलॉजिस्ट ने, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरह से ब्रेन का डिवीज़न किया, बट ये जो डिवीज़न है ये काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ पर देखिए ये डिवीज़न बहुत अच्छे से दिया गया है।
यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है, जैसे एम्ब्रोनिक ब्रेन डिवीजन में जो उसने बताया ना कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से कैटेगराइज किया है, तो यही यहाँ पे बात हो रही है। ड्राइव्ड ब्रेन स्ट्रक्चर, डेफिनेटिव ब्रेन कैविटीज और एसोसिएटिव कार्नियल नर्व्स। ठीक है, फोर ब्रेन में देखो टेनेनसेफ्लॉन, डायनसेफ्लॉन, मिड ब्रेन में मेसेनसेफ्लॉन, हिंड ब्रेन में मेटेनसेफ्लॉन एंड माइसेफ्लॉन पाया जा रहा है। जबकि ड्राइव्ड ब्रेन स्ट्रक्चर के अनुसार सेरेब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस इसके अंदर पाए जा रहे हैं। मिड ब्रेन के प्लेस पे ही है। हिंड ब्रेन के साथ जो हिंड ब्रेन का डिवीजन है वहाँ पे पोन्स, सेरेबेलम, मेड्यूला और ऑब्लोगेंटा है। इसी तरह से पूरा डिवीजन किया गया है। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपका जो भी रिस्पॉन्स है इस वीडियो को लेके, जो भी कमेंट है उसको अब ज़रूर से करिएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। जो क्वेश्चंस इस वीडियो में पूछे गए हैं उनको रिप्लाई करना मत भूलिएगा, उनको ज़रूर से रिप्लाई करिएगा। सो आई होप आपको आज का एपिसोड समझ में आया होगा। किसी भी क्वेरीज के लिए हमें मेल करिए, कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।